हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट बायोलॉजी को एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया है विथ कॉन्सेप्ट के साथ, विथ लॉजिक के साथ। क्लियर है? तो इसका प्रीवियस वाले क्लास को भी देख लेना जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो। इसमें पूरा थ्योरी भी कवर करेंगे, है ना। थ्योरी के साथ हम लोग जो है जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस फैक्चुअल क्वेश्चन को भी यहाँ पे टारगेट करते हुए कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके कंप्लीट केमिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो। सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला टॉपिक है जिसे हमें कवर करना है, वो है मैटर का। अब ये बताओ कि सबसे पहले मैटर बोलते किसको हैं? ठीक है, तो मैटर उस चीज को बोलते हैं जो स्पेस यहाँ पे ले सके। ठीक है, सिंपल टर्म में हमें यही पता होता है कि ऐसा एरिया, या फिर यहाँ पे देखो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि ये हो गया बुक। अब बुक अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना खुद का मास है, यहाँ इसका खुद का एक मास है ना, वजन तो रहेगा कोई भी बुक का। प्लस अगर कोई भी ये बुक रहा, इस बुक को अगर रखोगे तो पूरा स्पेस उस जगह को तो घेरेंगे, जो बुक रखे हो उस एरिया को तो पूरा घेर देंगे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ऐसा थिंग्स या फिर ऐसा मैटर जो कि खुद का मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसी को हम लोग यहाँ पे मैटर बोलते हैं। अब बाकी इसका भी कई टाइप के मैटर होते हैं, मतलब स्टेट होते हैं। अब स्टेट कैसे होते हैं देखो, जितना भी यहाँ पे हम लोग मैटर देखेंगे उसका तीन ही केस हमें देखने को मिलते हैं प्रोबेबली। कौन कौन से केस होते हैं? एक केस को हम लोग बोलते हैं गैस, सेकेंड होता है सॉलिड, और थर्ड होता है लिक्विड। कुछ भी चीज देखो इस यूनिवर्स में देख लेना, इस तीन ही फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बाकी और दो फॉर्म और हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखोगे तो कोई भी चीज़ या तो गैस के फॉर्म में होगा, या फिर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होने वाले हैं, या फिर कोई भी थिंग्स जो हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होने वाले हैं। तो तीन ही फॉर्म है जिसमें एनीथिंग जो है पूरा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इतना। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर तो कौन कौन से होते हैं? एक सॉलिड है, एक होता है लिक्विड, और एक गैस। इतना तो सबको पता है, लेकिन दो और यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें से पहला है प्लाज्मा और सेकेंड है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसको भी यहाँ पे याद रखना है। अब देखो सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी जैसे अगर देखोगे तो सैप में ये डिफाइनाइट होते हैं, मतलब सॉलिड जो है अपना सॉलिड रहेगा तो सैप रहेगा प्रॉपर, चाहे वो जियोलॉजिकल सैप हो, है ना। तो पहले बात याद रखना, जो सॉलिड है डिफाइनाइट सैप होता है, उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे डिफाइनाइट होने वाले हैं, उसका पार्टिकल अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड होंगी। जैसे देखो अगर कोई भी सॉलिड को पैक करोगे तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर उसको पैक कर सकते हैं। ठीक है, एक के ऊपर रख के तो प्रॉपर इसको हम लोग पैक कर सकते हैं, क्लोजली पैक। और ये जो है रिजिडिटी होते हैं, सीधी सी बात है, सॉलिड है तो होना ही होना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिक्विड के ऊपर है। लिक्विड का हमें कोई डिफाइनाइट शेप देखने को नहीं मिलता, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर का। ठीक है, अब ये हो गया वाटर। बताओ वाटर का कोई शेप होता है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि आइस है तो आइस भी वाटर है तो इसका तो शेप होता है, उसमें नहीं जाना है। हमें ये बताना है जो प्रॉपर वाटर होते हैं तो वाटर का शेप होता है क्या? शेप नहीं होते, सीधी सी बात है, उसका कोई हमें डिफाइनाइट शेप देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होते हैं, है ना। अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर होने वाले हैं, उसका वॉल्यूम जो है ये डिफाइनाइट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से सॉलिड को हम लोग पैक कर सकते हैं उस तरीके से हम लोग जो लिक्विड है उसको पैक नहीं कर सकते। अगर ये एरिया है ना, ये कंटेनर है, अगर इसमें सॉलिड को पैक करोगे तो ये मूवमेंट भी नहीं करने वाले, जैसा पैक करोगे वैसा ही रहेगा अगर सॉलिड को पैक कर रहे हो तो। लेकिन अगर यही कंटेनर में लिक्विड को पैक कर दो तो इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लूइडिटी होते हैं, और ये जो है इसी कारण है जो कि लूजली पैक्ड बोलते हैं इसको।
ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ मैटर वो है गैसियस। गैस मैटर में तो इसका भी कोई शेप नहीं है, फिर इसका कोई डिफाइनाइट हमें वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिलता है। फिर वेरी जो है यहाँ पे लूजली पैक्ड होते हैं ये। कैसे? जिस तरीके से हम लोग लिक्विड को पैक किए हैं ना, अगर वैसे तरीके से अगर गैस को पैक करेंगे तो जितना लिक्विड पैक हुआ है उतना हम लोग गैस को पैक नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि ये हाईली फ्लूइड होते हैं, इस चीज़ को याद रखोगे। फिर प्लाज्मा है, ये भी एक अदर है जो कि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ही आते हैं। इसका भी कोई सैप नहीं होता, ना कोई इसका वॉल्यूम है। ये होते हैं आयोनाइज गैस। ठीक है, आयोनाइज गैस मतलब होता है जिसमें आयन का कंटेन हो। ठीक है, आयन इसमें होना चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस। जैसे कि यहाँ पे सन में हमें देखने को मिलता है, स्टार्स में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इसका हमें जो है डिफाइनाइट शेप देखने को मिलता है, वॉल्यूम भी इसका डिफाइनाइट है, और ये सुपर कूल्ड एटम है, ये है ना, सुपर कूल्ड एटम है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो है एब्सोल्यूट जीरो के कैटेगरी में इसको रखे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितना स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे थे? 3। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर एग्जाम में भी आए तो स्टेट ऑफ मैटर अभी जो है टोटल 5 कैटेगरी में होते हैं। 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बाकी कुछ इसका प्रॉपर्टीज भी हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर जब भी स्टेट ऑफ मैटर का अगर प्रॉपर्टीज आए तो प्रॉपर्टीज जो है 2 तरीके से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक को हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकेंड को हम लोग बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि 2 ही प्रॉपर्टीज हैं जिससे मोस्टली यहाँ पे हमें कवर करना है एफ कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रॉपर्टीज में जाने से पहले कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? देखो, सबसे पहले ये है कि दे हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अगर हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो पार्टिकल का डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी मैटर्स का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना, जो मैटर्स होते हैं उसमें हमें स्पेस देखने को मिलता है, चाहे वो मैटर लिक्विड हो, चाहे वो मैटर सॉलिड हो, चाहे वो मैटर जो है गैस के फॉर्म में हो। तीनों में हमें क्या देखने को मिलता है? लिक्विड देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों मैटर में हमें क्या देखने को मिलता है? स्पेस देखने को मिलता है, लिक्विड नहीं, स्पेस देखने को मिलता है। जैसे देखो, अगर ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर गैस को भी रखोगे ना तो इसका मूवमेंट होगा, मतलब वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? स्पेस देखने को मिलेगा। सपोज करो इसी कंटेनर में अगर सॉलिड को रखोगे, तो सॉलिड को रखोगे तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली पूरा मिला दोगे, है ना, डायरेक्टली एकदम क्या कर रहे हो, उसको पूरा क्लोजली पैक कर रहे हो। अगर क्लोजली पैक भी कर रहे हो ना तो उस केस में भी हमें जो है वहाँ पे एक गैप देखने को मिलेगा। और सेम कंडीशन लिक्विड के केस में है, अगर लिक्विड भी रखोगे तब भी हमें जो है क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगा। प्लस उसी के साथ यहाँ पे कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। इस चीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं कि जो मैटर्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, जिसके थ्रू वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जनरेट होता है। क्या होता है ये काइनेटिक एनर्जी? तो देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 तरीका के एनर्जी होते हैं, जिससे यहाँ पे थोड़ा समझ लो। एक को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये जो है फिजिक्स का टर्म है, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा समझ लो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी है ये मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि देखो, कोई ये कार है, अब कार जो है अपने आप में सपोज करो कि रनिंग पोजीशन में है, तो रनिंग पोजीशन में है तो उसमें जो एनर्जी जनरेट होगा उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी क्या है? डिफ्रेंशिएट होते रहेंगे। सपोज अगर कार का स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी अलग होगा। सपोज अगर इसी को 50 किलोमीटर पर आवर से अगर भगाएंगे, है ना, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो अलग हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल होते हैं, जो कि एक मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इस कार के ऊपर कितना पोटेंशियल है कि जितना स्पीड तक ये चल सके, है ना, इस कार के ऊपर जो है कितना पोटेंशियल है कि वो जो है मैक्सिमम स्पीड बढ़ा के या फिर मैक्सिमम किलोमीटर 1 आवर में
कवर कर सके। तो पोटेंशियल मतलब उसका क्षमता, कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, और ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे समझ आ गया कि मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है। उसी के साथ ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। अब मूवमेंट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि नॉर्मल किसी भी डायरेक्शन या फिर जैसे पार वैसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हीटिंग इंक्रीज पार्टिकल मूवमेंट। जिस तरीके से हीट अगर बढ़ाओगे तो उसका मूवमेंट भी बढ़ना है, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हीट अगर ज़्यादा हुआ तो मूवमेंट ज़्यादा होंगे, हीट कम हुआ तो मूवमेंट कम होंगे। उसी के साथ यहाँ पे कूलिंग डिक्रीज, पार्टिकल मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आते हैं हम लोग इसका प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें से एक प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल और सेकेंड है केमिकल। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ जो है मैटर में एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हमें देखना होता है कि उसमें कलर चेंज हो रहा है क्या, ऑर्डर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी कितना है, या फिर स्टेट ऑफ मैटर कैसा हो गया। तो इनिशियल पोजीशन में किस तरीके से थे, और जब इसमें फिजिकल चेंजेस हुआ तो फाइनल कंडीशन में किस तरीके से हैं। तो इसमें जब चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो। तो जहाँ पे हमें केमिकल का रिएक्शन होता हुआ दिखाई दे तो उस कैटेगरी में हम लोग इसको बोलेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि रिएक्टिविटी हो रहा है, या फिर फ्लेमेबिलिटी हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का जैसे कि गेन हो गया, या फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे हमें फिजिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे, और जहाँ पे हमें केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहा है उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। बस ये दोनों चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और दोनों चीज़ से सिंपल से समझ आ जाएगा ये सब चीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना। जैसे कि मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड होता है, ये बस ध्यान रखना। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन जब होता है तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आइस हो गया। अब आइस जो है अपने आप में सॉलिड है, ठीक है, आइस जो है सॉलिड है। अब ये वाटर में चेंज हो जाएंगे, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल लो। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है उसको यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। फ्रीज करना सीधी सी बात है, लिक्विड को सॉलिड में ही तो कन्वर्ट करोगे, तभी तो फ्रीजिंग होगा। जो कि वाटर से आइस जा रहे हो, ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में हम लोग लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं, यही चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। वेपराइजेशन में हम लोग लिक्विड से गैस चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर से स्टीम जा रहे हो। फिर कंडेंसेशन से हम लोग गैस से लिक्विड जा रहे हैं। अब इसमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात याद रखना, जैसे मेल्टिंग है, सॉरी यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है फ्रीजिंग है। अब ये फ्रीजिंग है तो सीधी सी बात फ्रीज करोगे। अब फ्रीज किसको करोगे, सॉलिड को फ्रीज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। गैस को फ्रीज करोगे क्या, नहीं करेंगे। सीधी सी बात एक बच गया, कौन सा बच गया, लिक्विड। तो लिक्विड से सीधी सी बात फ्रीज करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखना है, कोई यहाँ पे रटना नहीं है कि मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड होता है, फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड होता है, ऐसा हमें यहाँ पे रटना नहीं है। सीधी से यहाँ पे लॉजिक लगाओ और आगे बढ़ो। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड चेंज होता है, फिर सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस चेंज होता है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे कि जब मैटर चेंज होता है, ठीक है, अब मैटर चेंज होगा क्यों, तो मैटर चेंज होता है या तो टेम्परेचर की वजह से या तो फिर प्रेशर की वजह से। अगर कोई भी मैटर में टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो, या फिर कोई भी मैटर है उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा दे रहे हो, तब वो अपना पैटर्न को चेंज करते हैं। ठीक है, अब किस में चेंज होगा, इस तरीके से जो है किसी न किसी में चेंज होगा। इतना समझ आ गया। तो जब भी मैटर चेंज होता है तो सबसे पहले सपोज करते हैं सॉलिड है, तो सॉलिड है तो अगर इसका मैटर अगर चेंज होता है तो सबसे पहले सॉलिड के बाद वो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, उसके बाद ये जो है गैस में चेंज होते हैं। ध्यान देना, पहले सॉलिड है तो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा,
उसके बाद गैस में चेंज होते हैं। लेकिन कई कैटेगरी ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं कपूर का या फिर कपूर का। अब ये कपूर का एग्जाम्पल लो तो कपूर अपने आप में सॉलिड है, लेकिन अगर इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो डायरेक्टली ये गैस में चेंज हो जाते हैं। लेकिन पहले तो लिक्विड में होना चाहिए, लेकिन ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चले जाते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चले जाए उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। फिर डिपोजिशन आ गया जो कि गैस से सॉलिड में चेंज होता है। फिर इवापोरेशन तो पता है लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंज स्टेट्स हैं, इस तरीके से यहाँ पे मैटर चेंज होते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो ये जो मैटर है क्या होता है समझ आ गया। अब मैटर भी दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्योर मैटर, ठीक है, एक हो गया प्योर मैटर और दूसरा हो गया मिक्स मैटर या फिर मिक्सचर, है ना। दो ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि सेम पार्टिकल से बना हुआ है, इसमें कोई मिलावटी नहीं होना चाहिए, जो सेम प्रॉपर्टी से बना है, सेम पार्टिकल से बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्योर मैटर। लेकिन नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर से तो सीधे से समझ आ रहा है कि इसमें क्या है, दो से ज़्यादा मेटल का यहाँ पे योगदान है, या फिर दो से ज़्यादा मेटल का जब एमलगमेशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग इसको बोल रहे हैं मिक्सचर। समझ आ गया। तो मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। और जो प्योर सब्सटेंस है उसको भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। एलिमेंट जो कि केवल और केवल वन टाइप्स का एटम से बना हुआ होना चाहिए, लेकिन वन टाइप के एटम से बना हुआ होना चाहिए लेकिन वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। सेम यहाँ पर कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब दो तरीके से मेटल से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, दो तरीके के एलिमेंट से बना हुआ होना चाहिए लेकिन वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब दो प्योर सब्सटेंस इंडिपेंडेंट अगर आपस में मिल रहे हैं तब उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। ठीक, समझ आ गया। और एलिमेंट का मतलब होता है कि सिंगल एक टाइप का एटम्स, है ना, जो भी एलिमेंट बना हुआ हो तो सिंगल वन टाइप के एटम से बना हुआ हो लेकिन वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो प्योर सब्सटेंस का ही फर्दर डिवीजन है। तो जब ये फर्दर डिवीजन है तो सीधी सी बात है कि इसमें जो एलिमेंट या फिर कंपाउंड होना चाहिए, एटम्स होना चाहिए, वो प्योर ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी एलिमेंट को हम लोग और फर्दर कैटेगराइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना, उसी के साथ सिल्वर हो गया, और साथ में इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना ये वाला, जैसे कि AU के लिए हम लोग गोल्ड यूज़ करते हैं, AG के लिए हम लोग जो है सिल्वर यूज़ करते हैं, ये पता होना चाहिए क्योंकि कई बार जो है मैचेस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर कंपाउंड आता है नेक्स्ट, जो कि केमिकल प्रोसेस रिक्वायर होते हैं ब्रेक डाउन के लिए, है ना। एलिमेंट को हम लोग जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपाउंड है इसको भी हम लोग फर्दर जो है डिवीज़न कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत होता है। जैसे कि H2O हो गया, डिस्टिल वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर जिसमें से दो या दो से अधिक पार्टिकल हो। अब ये जो मिक्सचर होते हैं ना ये भी तीन टाइप के कैटेगरी के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, सेकेंड को बोलते हैं हेट्रोजीनियस और थर्ड को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, लेकिन हेट्रोजीनियस यहाँ पे जो है सस्पेंशन वाला है और यहाँ पे मैकेनिकल मिक्सचर है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं कि वन पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व इन अनदर। ठीक है, एक कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे साल्ट और वाटर है। अब ये साल्ट और वाटर हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों जो है सीधा जाके क्या मिल रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैज़ द सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड दी कंपोजिशन थ्रू आउट। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये साल्ट हो गया और ये यहाँ पे हो गया वाटर। अब जो है साल्ट और वाटर को अगर मिक्स करोगे तो उसमें साल्ट और वाटर जो है अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं होने वाले हैं। ठीक है, एक समान अपीयरेंस में आ जाएंगे, एक समान दिखना लग जाएंगे, एक समान दिखेंगे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे होमोजीनियस बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है कि विजिबल डिफरेंस सब्सटेंस। अगर कोई भी अदर एग्जांपल ले लो, उसमें अगर जैसे कि एक हो गया चाक, चाक प्लस वाटर,
ये हो गया। अब चाक और वाटर को अगर जो है क्या करोगे, मिला दो, ठीक है। चाक और वाटर को अगर मिलाएं तो उसमें चाक क्या होगा कि एक ऊपर सरफेस में आ जाएंगे, मतलब क्लियरली ये विजिबल हो जाएंगे। चाक अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देंगे, तो उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। एक होता है मिक्सचर में दो ही टाइप कवर करो, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और सेकेंड को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये दोनों जो है पता होना चाहिए। बाकी और भी कैटेगरी होते हैं मिक्सर के, जैसे कि एक को हम लोग बोलते हैं एलॉय। एलॉय का मतलब होता है कि दो इंडिपेंडेंस मेटल जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय, ठीक है। पहले बात, जो एलॉय होते हैं होमोजीनियस होते हैं, मतलब जो दो प्योर, है ना, जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं होमोजीनियस, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अलाय। और ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, मतलब जैसे कि 1 kg अगर गोल्ड ले रहे हो तो 1 kg सिल्वर भी लेना है, इस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल, है ना, वह जो चीज़ अभी बताया हूँ। बाकी इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल रखा हुआ है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है वो है कोलाइड। कोलाइड किसको बोलते हैं, ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट लुक होमोजीनियस, है ना। देखो मिला तो क्या है, किस तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब 1 kg हम लोगों ने गोल्ड लिए हैं और ½ kg हम लोगों ने सिल्वर लिए हैं, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन ये जब इसको मिक्स करोगे तो ये होमोजीनियस की तरह दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे कोलाइड बोल रहे हैं, ठीक है। मैकेनिकल मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जैसे कि जेलो हो गया, सॉलिड लिक्विड मिक्स, मिल्क हो गया, ठीक है, फिर ब्लड हो गया, तो ये कोलाइड का एक एग्जाम्पल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आई होप ये जो है पूरा समझ आ गया होगा। ये जो लिखा हुआ है अभी इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब कुछ सेपरेशन टेक्निक है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग, जैसे कि साल्ट और वाटर हैं, अब साल्ट और वाटर को तो मिला दिए हो, अगर मेरे को अगर इसको अलग करना है, मिलाने के बाद अगर सॉल्ट और वाटर को अगर अलग कर रहे हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सेपरेशन। तो साल्ट और वाटर के लिए हम लोग जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं उसको यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फिल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट आते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन जो कि सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन से होते हैं, जैसे कि साल्ट फ्रॉम सी वाटर हो गया, कि सी वाटर से हम लोग जो है साल्ट निकाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट होता है डिस्टिलेशन, जैसे कि एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया। अब एल्कोहल और वाटर को अगर मिक्स करोगे, फिर उसके बाद एल्कोहल को अलग और वाटर को अलग करना चाहो तो उसको हम लोग कर सकते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू। फिर क्रोमेटोग्राफी हो गया, जो कि इंक को यहाँ पे ड्राई करते हैं, इंक को सेपरेट करते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, जो कि मिल्क जो क्रीम होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है, अपने लेवल में कवर करोगे तो हो जाएगा, बाकी इसको डिटेल के साथ तो बता ही दिया हूँ अभी। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेमेंट। थोड़ा इलेमेंट को कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ सीखे हैं कि जो इलेमेंट है, सबसे पहले बात तो सिंगल इलेमेंट होना चाहिए, मतलब सिंगल एटम होना चाहिए, और ये प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इलेमेंट बोल रहे हैं। लेकिन ये जो इलेमेंट है ना, ये भी 3 तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मेटल, सेकेंड को बोलते हैं नॉन मेटल, और थर्ड को बोलते हैं मेट्रॉइड या फिर मेटलॉइड्स। तो मेटल मतलब जो कि लक्चर हो, गुड कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर का मतलब यहाँ पे है ऐसा या फिर इक्विपमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके, सीधे से लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझो, उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मेटर जो है गुड कंडक्टर होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा सकते हो। जैसे कि एक मोस्ट फेमस आता है वुड। बताओ वुड जो है गुड कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर है? ये होता है बैड कंडक्टर, क्योंकि हम लोग यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते हैं वुड से। सेम कंडीशन में प्लास्टिक हो गए, है ना, ये भी बैड कंडक्टर का ही एग्जाम्पल है। फिर मिलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल या फिर मिलेबल का मतलब होता है कि कोई भी अगर शेप देना चाहो तो इजीली मेटल को शेप दे सकते हो, और यहाँ पे हमें आयन से देखने को मिलता है। नॉन मेटल जो कि एक नॉन लक्चर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना, यहाँ पे माइनस आयन देखने को मिलता है। और मेटलाइट का मतलब होता है जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों का यहाँ पे कंपोजिशन जहाँ पे देखने को मिले, उसी को हम लोग यहाँ पे मेटलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल में SI ले लो, GE ले लो, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे
एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक, चलो यहाँ तक समझ आ गया। बाकी अब हमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझना है। बाकी दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने समझ ली है। एक प्रॉपर्टीज देखें वो है फिजिकल का, और नेक्स्ट हम लोग देखें है केमिकल का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मास। मास किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। जैसे कि ये कोई मास है तो इसका कितना वेट है। ये कोई सब्सटेंस है, सपोज करो ये कोई सब्सटेंस है, अब इसका वेट कितना है उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मास, जिसके हम लोग केजी से डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, जो कि स्पेस कवर किए जाते हैं। तो जितना स्पेस मैटर के द्वारा कवर किए जाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम बोल रहे हैं। ध्यान देना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैटर जो है अगर कोई भी स्पेस को अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर डेंसिटी हाई है, ठीक है, तो जो कोई भी पार्टिकल होगा वो पैक्ड होगा, बहुत ज़्यादा हाईली पैक्ड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो है डेंसिटी बहुत कम है तो ये हाईली पैक्ड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ को याद रखोगे। बाकी सैप के बारे में लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रबर। अब रबर को, जैसे कि ये रबर हो गया, अब इस रबर को मैं खींच रहा हूँ तो यहाँ तक फैल गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक। लेकिन ये तो इलास्टिक किया हूँ, ठीक है, इसको खींचा हूँ तब इतना हुआ है। अब इसको खींचने के बाद अगर मैं छोड़ देता हूँ तो अगर बैक पोजीशन, जो इसका पोजीशन अगर यहाँ तक आ रहे हैं, है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर पूरा आ रहे हैं तो ज़्यादा इलास्टिसिटी है, कम आ रहे हैं तो है ना लो इलास्टिसिटी या फिर स्लो इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब है एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल सेल्फ आफ्टर फोर्स रिमूवल। ये जो एग्जांपल दिया हूँ सेम वहीं पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे रबड़ है। नेक्स्ट आता है मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि ये सीट है, अब ये सीट को कितना थिन कर सकते हो, कितना पतला कर सकते हो, है ना, हैम्पर के थ्रू। एबिलिटी टू हैम्पर इनटू थिन सीट, उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मिलिएबिलिटी। जैसे कि गोल्ड हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली मिलिएबल होते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि किस तरीके उसको जो है ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल वायर, वायर को जैसा चाहो वैसा तोड़ कर सकते हो, मरोड़ सकते हो, ठीक है। तो वो क्या बताता है, उसका एबिलिटी बताते हैं, उसका डक्टिबिलिटी बताते हैं। जितना ज़्यादा डक्टिबिलिटी होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होते हैं। जैसे कि कॉपर वायर आते हैं, एल्यूमिनियम का वायर आते हैं, ये जो है पूरा डक्टिबिलिटी को शो करते हैं। बाकी डक्टिबिलिटी का यहाँ पे मीनिंग भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा एरिया जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड से लिक्विड, देखो सॉलिड से लिक्विड चेंज तो करना है, ठीक है, अब टेम्परेचर दोगे तो जितना टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, ठीक है, हर जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड मैटर है, तो हर का जो है फ्लक्चुएट करता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ से लिक्विड से गैस में चेंज किया जा सके, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर थर्मल कंडक्टिविटी आता है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ठीक है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, की कितना कंडक्टिविटी है, कितना हीट यहाँ से दे रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि मेटल का अगर बात करोगे तो गुड कंडक्टर होते हैं, यहाँ से आसानी से टेम्परेचर या फिर आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वुड या फिर प्लास्टिक के एग्जाम्पल लो जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं, यहाँ से तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट। इसका जो मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर। जैसे कि 1 किलो या फिर 1 लीटर यहाँ पे वाटर है, अब 1 लीटर वाटर को गर्म करना है और गर्म से स्टीम बनाना है, तो कितना टेम्परेचर यहाँ पे मेरे को चाहिए, उसी को यहाँ पे कैपेसिटी बोल रहे हैं। किस कैपेसिटी के थ्रू जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी ये तो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसुलेंस, ओपेकनेस, ये तो ईजी है, एक बार पढ़ोगे तो खुद ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें पहला है कंबसिटी।
टू एबिलिटी टू कैच फायर, कि कितना जो है कितना फास्ट तरीके से जो है आग लग सकता है, फायर लग सकता है। जितना ज़्यादा या फिर जितना तेज़ी से जो है आग लगेगा, कम्बेसिटी होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कम्बेसिबिलिटी, उसका एबिलिटी है। एग्जाम्पल में पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू केमिकल चेंज, मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, तो उसी को रिएक्टिविटी बोलते हैं। फिर कोरोजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, जैसे कि H2O लिखा हुआ है। अब ये जो H2O है ना, डायरेक्टली यहाँ पे जाके हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, 6 ऑक्सीजन है। तो ये जो O2 लिखा हुआ है ना ऑक्सीजन, ये यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके Fe के साथ या फिर आयरन के साथ ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब वही होता है, यहाँ पे जो कोरोजन है उसका मतलब यही होता है कि शो करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। जैसे कि एग्जांपल में आयरन का रस्टिंग होना, आयरन रस्ट हो रहा है, या फिर लोहा को जो है खुले आसमान में ऐसा छोड़ दो तो इसमें जो है वाटर आ रहा है ना, विंड आ रहे हैं, तो इसके वजह से क्या कर रहे हैं, जो विंड हो रहा है, वाटर आ रहे हैं, ये लोहा के साथ, आयरन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। और केमिकल रिएक्शंस करने के साथ, केमिकल रिएक्शन करेंगे तो सीधी सी बात है उससे क्या होगा, कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे की पॉइंट लिखा हुआ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, गैस में फास्टेस्ट डिफ्यूजन होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयस के बारे में डिस्कस किए हैं कि जब दो इंडिपेंडेंट मेटल या फिर एलिमेंट आपस में जो है ना एमलगमेट हो रहे हैं, तो उस केस में हमें एलॉय देखने को मिलता है। अब ये जो एलॉय है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, ब्रास हो गया, है ना। अब ये जो ब्रास है तो इसमें कॉपर और जिंक का यहाँ पे एमलगमेशन होता है। अब ये एमलगमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉपर और जो जिंक लिखा हुआ है ना, इससे किससे बना हुआ है, इससे क्या बना हुआ है, ब्रास बना हुआ है। तो ये याद रखोगे। और उसी के साथ इसका क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पे इसका यूज़ किए जाते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है स्लाइड होने वाला है। ब्रास हो गया, फिर ब्रॉन्ज हो गया जो कि कॉपर और टिन से बना हुआ होता है ना। फिर स्टील हो गया जो कि आयरन और कार्बन से बना है। स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम, निकल से बना है ना। तो इस सब चीज़ को याद रखोगे, बस एक बार क्या करना है, रीड आउट बस इसको करना है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट कुछ कंपाउंड भी लिखा हुआ है मेटल और नॉन मेटल का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं ना, हर दिन जो हम लोग जो सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। फार्मूला NaCl होता है, याद रखोगे। और कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NH, है ना, NaHCO3, जो कि एंटीसीड या फिर बेकिंग हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, इन सब चीज़ में इसका यूज़ होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट हो गए, वॉशिंग सोडा, है ना। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन चौक के नाम से भी जानते हैं। फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। और क्विक लाइम का यूज़ सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री हो गया, प्योरीफिकेशन हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, लोकेशन है, जहाँ पे इस मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये जो स्लाइड है, इस सब चीज़ को याद रखना है। वन लाइनर है, बाकी कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ये सब याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन क्रस्ट। फिर मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक तो पूरा डिस्कस किए हैं, मैटर क्या होता है, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, और उसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट अलॉयस के बारे में भी डिस्कस किए। बाकी अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स। अब अभी जो है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है बायोलॉजी डिस्कस किए, उसी में जो है एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ सेल का। सेल क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट है ना। फंडामेंटल यूनिट जो है पूरे ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल यूनिट है, या फिर लाइफ सस्टेनिंग यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। ऐसा डिस्कस किए हैं। अब एटम्स क्या होता है कि कोई भी अगर मैटर है, जैसे कि अब मैटर समझ आ गया होगा।
अब इस मैटर को बनने में जो इम्पॉर्टेंट या फिर फंडामेंटल यूनिट है, उस यूनिट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एटम्स। क्लियर है? एटम समझ आ गया कि एटम्स आर बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। अब मैटर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पेन का एग्जांपल ले लो, ये भी मैटर्स हैं। बुक्स का एग्जांपल ले लो, ये भी मैटर्स हैं, है ना। चेयर का एग्जांपल ले लो, ये भी मैटर्स ही हैं। अब इस जो एटम्स है ना, एटम से मिलके क्या बना है, मैटर्स बन रहे हैं। तो इस एटम्स का यहाँ पे भी जो है सब डिवीज़न है। उस सब डिवीज़न को एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन, सेकेंड जो है इसको सब डिवीज़न न्यूट्रॉन है, और थर्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन है अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन जो कि अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अपने आप में निगेटिव होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दोगे। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब यहाँ तक हम लोगों ने तो समझ लिए एटम्स क्या होते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट सब टाइप भी डिस्कस किए। और एक टाइप और समझो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देखते होंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एटम्स को और उसका मीनिंग क्या होता है, यहीं से समझ लो। जैसे कि पीरियोडिक टेबल जब भी देखे होंगे तो पीरियोडिक टेबल में जैसे कि एक मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे कि ये C6 है और ये 12 हो गया। ये सपोज करो ये कार्बन का है, ये कार्बन लिखा हुआ है। अब इसका यहाँ 12 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, तो देखो ये जो C लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो नीचे में लिखा हुआ है ना 6, ये जो 6 का मतलब होता है ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो ऊपर में 12 लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास है। इस चीज़ को ध्यान देना। तो कार्बन का जो है यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ पता चल रहा है कि जो 6 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, और यही एटॉमिक नंबर को हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन बोलते हैं। याद रखोगे, यही जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। और जो ये एटॉमिक मास है, ध्यान देना, एटॉमिक मास को हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होते हैं उसको केवल और केवल हम लोग प्रोटॉन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट को किस तरीके से पढ़ना, किस तरीके से लिखा जाता है, इतना समझ आ गया होगा। चलो, अब क्या करते हैं, थोड़ा एटम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि अभी डिस्कस किए हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एट एलिमेंट दैट रिटेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। और ये जो है कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखोगे एटम में, तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर आता है वो है न्यूक्लियस का। ठीक है, जैसे कि सेल डिस्कस किए थे तो उसमें भी न्यूक्लियस था, वही कैटेगरी यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है जो कि एटम है। एटम में भी हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो कि सेंट्रल पार्ट में होते हैं। और ये जो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में दो चार्ज होते हैं। कौन कौन से दो चार्ज, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और एक को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, एक को बोलते हैं प्रोटॉन्स और सेकेंड को बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। और यहीं पे जो है 99.9% पूरा एटम का मास जो है न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डेंस भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है चार्ज है, प्रोटॉन जो है अपने आप में चार्ज है, उसी के साथ पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं। और न्यूट्रॉन तो सीधी सी बात है वो न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है, ना पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। बाकी जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें -1 चार्ज होते हैं और इसका मास भी लिखा हुआ है, प्लस लोकेशन तो पता है। प्रोटॉन जो कि +1 होते हैं, इसका मास 1 AMU होते हैं। न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट मास जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और स्मॉलेस्ट मास यहाँ पे न्यूट्रॉन का होता है। तो ये चीज़ थोड़ा से ध्यान देना। बाकी यहाँ तक तो पूरा बेसिक्स जितना है कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा से जितना भी एटम से रिलेटेड या फिर एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अब डिस्कस करते हैं। तो पहले बात, एटॉमिक नंबर समझ आ गया कहाँ पे डिफाइन करते हैं। एटॉमिक मास भी समझ आ गया होगा कि एटॉमिक मास इक्वल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अभी डिस्कस किए। और कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को भी बता चुका हूँ। अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म आते हैं वो है आइसोटोप का। किसको बोलते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसमें जो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम होना चाहिए, लेकिन उसका मास नंबर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसको आइसोटोप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लो,
यहाँ पे यूरेनियम है और यहाँ पे यूरेनियम है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होते हैं, ठीक है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होते हैं। तो यहाँ पे जो यूरेनियम है कैसे डिनोट करते हैं इसको, देखो ये यूरेनियम हो गया, यूरेनियम ये 92 इधर आ जाएगा और इसका जो मास होता है वो 238 इतना होते हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम 92 है, तो मास इसका जो है दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो सॉरी जो एटॉमिक नंबर है ये सेम है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट कर रहा है। देखो 235 हो रहा है और 238 हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे कि कार्बन का भी एग्जाम्पल ले लो, कार्बन का जो है 6 से 12 होता है, तो कार्बन यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का 6 है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक का 12 आ रहा है, एक का 14 आ रहा है। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर और डिफ्रेंशिएट होना चाहिए मास नंबर। और ये कुछ यहाँ पे यूजेस याद रखना, जैसे कि C14 है तो कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, CO16 है तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और U235 को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा आइसोटोप का डेफिनेशन है उसका जस्ट अपोजिट डेफिनेशन आइसोबार का होता है। क्या होता है आइसोबार, आइसोबार में मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफ्रेंशिएट होंगे। आइसोटोप में क्या हुआ था, एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर डिफ्रेंशिएट थे। लेकिन यहाँ पे आइसोबार में उल्टा है, यहाँ पे मास नंबर सेम होना चाहिए लेकिन जो एटॉमिक नंबर है ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गन, आर्गन का अगर जो है नंबर देखोगे, एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, ठीक है। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होते हैं, तो मास नंबर हो गया। लेकिन इसका जो ये जो एटॉमिक नंबर ये हो गया आर्गन का, लेकिन इसका मास नंबर यहाँ पे 14 है, ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर और यहाँ पे इसका मास नंबर 14। बोलने का मतलब है कि जो आर्गन और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होने वाले हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे सेम है। कौन कौन सा है, 40 और 40। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स का मतलब होता है जहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, एग्जाम्पल कार्बन और नाइट्रोजन हो गए। फिर एटॉमिक मास तो पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी, तो देखो यहाँ पे अगर वैलेंसी के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो देखो सबसे पहले वैलेंसी निकालते कैसे हैं। वैलेंसी निकालने के लिए सीधी सी बात है, एक रूल याद रख लो, 2 का 8 8 और एक होता है 18 18, फिर उसके बाद हो जाएगा 32, इस तरीके से। तो वैलेंसी कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो 8 होता है। अब 8 होता है तो पहला जो गोला होगा 2 है, तो 2 ही भरो, ठीक है। अब सेकेंड गोला में 8 नंबर आएगा, तो सेकेंड गोला में 8 नंबर आएगा, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम फिल कर सकते हो, तो फिल करो। तो कितना बच गया, यहाँ पे 2 इधर हो गया, फिर 6 7 8, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 है, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 8 आना चाहिए, तो कितना का गैप हो रहा है बताओ, तो कितना का गैप हो रहा है, 2 का गैप हो रहा है। तो यही 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। बताओ समझ आया। एग्जाम्पल लेते हैं 9 का, सॉरी एन का। एन जो है नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे 7 है तो पहला जो गोला रहेगा उसमें 2 चला जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड गोला में 8 जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया, ये हो गया 5 है ना, 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे 5 गया है, टोटल कितना जाना चाहिए था, 8 जाना चाहिए था। गैप कितना का हो गया, 3 का गैप हो गया, तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे उसका वैलेंसी हो जाएगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, डिपेंड कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये डिपेंड कर रहे हैं। तो वैलेंसी का सीधे से मतलब है कि कितना कंबाइनिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है 2 का कंबाइन किए हैं, फिर 5 को कंबाइन किए हैं, तो इसका कैपेसिटी है इतना ही कंबाइन कर सकते हैं। तो यही है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और उसी को हम लोग यहाँ पे वैलेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है वो है आयंस का। आयंस का सीधे सा मतलब है
ऐसा एटम, क्योंकि उसमें जो है दो ही चार्ज होते हैं। एक देखो यहाँ पे एन आयंस इज एन एटॉमिक एटम और मॉलिक्यूल विथ अ नेट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेन और लॉस ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो अभी वैलेंस पढ़े हैं, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्ज होते हैं उसमें गेन होगा या फिर लॉस होगा, उसको हम लोग यहाँ पे आयंस बोल रहे हैं। जो निगेटिव आयंस होते हैं उसको हम लोग एयंस बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे केशंस बोलते हैं। तो आयंस को दोनों के रेस्पेक्ट में बस थोड़ा याद रखना है। बाकी पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। देखो यहाँ पे जैसे कि टिटेनियम है, तो टिटेनियम को किस तरीके से लिखते हैं, टीआई, इस तरीके से। तो ऐसा थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे याद होना चाहिए। चलो चलो अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, कैसे पता करना होता है, अभी ही डिस्कस किए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज एन प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कि ये ए हो गया और ये बी हो गया है, तो अगर ए और बी दो सब्सटेंस हैं, तो अगर इसका केमिकल रिएक्शन होगा तो सी को फॉर्म करेंगे, मतलब डायरेक्टली अदर सब्सटेंस यहाँ से मिलेगा, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि H2 है प्लस O2 है। ठीक है, अब H2 और O2 है, तो जब इसको हम लोग फॉर्म करेंगे तो इसका क्या बनता है, केमिकल रिएक्शन से H2O बन जाएंगे। ठीक है, इधर 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से न्यू सब्सटेंस बन रहा है। तो जब भी न्यू सब्सटेंस बने तो उसी को यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस बोल रहे हैं। अब ये भी डिपेंड करता है अगर साइन क्या है, मतलब कैसे पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो कई रीज़न है, जैसे कि कई यहाँ पे साइन है, जैसे कि चेंज इन कलर, फिर गैस का फॉर्मेशन, टेम्परेचर चेंज हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट हो गया, चेंज इन स्मेल हो गया, है ना, लाइट में भी प्रोड्यूस। तो इस तरीके से कई यहाँ पे मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कई टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जो कि कंबाइनेशन रिएक्शन है। कंबाइनेशन रिएक्शंस का मतलब है कि इस तरीके से ए प्लस बी, और इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो ए बी का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग कंबाइनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, CaO प्लस H2O। इस तरीके से इंडिपेंडेंट दो एलिमेंट हैं, दो केमिकल हैं। अब ये दो केमिकल को जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं तो इससे हम लोग CaOOH2 इस तरीके से एक नया हमें क्या है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। चलो तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। यहाँ से भी हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट, और क्या होता है इसके बारे में वन बाय वन करके डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले एसिड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर मैटर या फिर ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर थिंग है, ये एसिड है। तो देखना, सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब वाटर सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन दे रहे हैं तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे एसिड। बाकी एसिड के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मोस्टली जो है हमें यही पता होना चाहिए, जो एसिड का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एसिड जो है शोर टेस्ट होते हैं टेस्ट में, और ये क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, जब भी अगर कोई जैसे कि सॉप ले लेते हैं, ठीक है, ये सॉप हो गया, अगर सॉप को पता लगाना है कि इसमें एसिड कितना है, बेस कितना है, और ये पता लगाना है कि एसिड है कि बेस है, तो सीधी सी बात, इसमें लिटमस पेपर लगाओ, और अगर ये चीज़ अगर रेड हो जाता है तो क्या बोलोगे कि जो सॉप क्या है, एसिड है। ठीक है, ये कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयन है ना, देखो यहाँ पे खुद लिखा है H प्लस आयन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि ये मेटल के साथ अगर रिएक्ट करे, है ना, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो साल्ट और वाटर देता है एज अ प्रोडक्ट। बाकी कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हो एसिड को, तो ये साल्ट और, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये वाटर देता है।
उसी के साथ अगर कुछ स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फिर HNO3 हो गया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है। अब इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मिनरल एसिड हो गया, जैसे कि है ना HCl है। फिर ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना, टार्टेरिक एसिड हो गया। इसका सोर्सेज क्या होता है, बाकी आगे डिस्कस करेंगे इसका क्या क्या सोर्सेज हैं। फिर मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं, है ना, HCl हो गया। बाकी यहाँ पे ये देखो ये यूज़ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग स्टील्स हो गया, डाइजेशन हो गया स्टमक में, तो वहाँ पे एसिड के थ्रू काम करते हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे कि बैटरी हैं, फर्टिलाइज़र हो गया, यहाँ पे हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। फिर HNO3 जो नाइट्रिक एसिड हो गया, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोजिव चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एसिड्स का इम्पोर्टेंट यूज़ हैं, फैक्ट्स हैं। बाकी नेक्स्ट जिसे हमें कवर करना है वो है बेस। बेस मतलब क्या हो गया, जो कि OH माइनस आयन दे। तो कोई भी सब्सटेंस अगर OH माइनस आयन देते हैं तो उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जो कि बीटर होते हैं टेस्ट में, स्लिपली या फिर सॉपी होते हैं टच करने में, और ये जो है रेड लिटमस पेपर को ये जो है ब्लू में चेंज कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको हमें पता होना चाहिए। फिर अगर बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो साल्ट और वाटर देता है, और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्शन होते हैं, इसको भी ध्यान देना। बाकी टाइप्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है साल्ट। साल्ट मतलब ये कि नेचुरलाइजेशंस के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो उस कैटेगरी में हम लोग जो क्या मिलता है, साल्ट और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। जनरली ये सॉलिड होते हैं, जो साल्ट देखोगे जनरली ये सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। उसी के साथ वाटर में सॉल्यूशन होते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेचुरलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। एक पीएच स्केल होते हैं, और ये जो पीएच स्केल है वहाँ से हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा यहाँ पे अगर यहाँ से इतना नंबर आया तो ये एसिडिक होगा। जैसे ये स्केल है, अगर ये 0 लिखा हुआ है मतलब ये जो है कौन से रेंज में है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर यही चीज़ जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4 इस तरीके से अगर आगे चले जाते हैं, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इसको अच्छे से कवर करते हैं। देखो ये हो गया, स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, इसी कैटेगरी के जो है डायरेक्टली 14 तक जाते हैं, ठीक है। फिर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10 इस तरीके से। तो अगर ये 7 में है तो 7 में है इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अगर 7 से आगे जा रहे हैं, ठीक है, 7 से आगे जा रहे हैं तो इस कैटेगरी में ये बेस होते हैं, और 7 से अगर कम में जा रहे हैं तो इस कैटेगरी में ये एसिड होते हैं। बस इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर सिट्रिक एसिड हो गया, जो कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, फिर अदर सिट्रस फ्रूट से देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड जो है कर्ड हो गया, सोर मिल्क हो गया, यहाँ से जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि उसका सोर्सेज हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बाकी इंडिकेटर का मतलब वही होता है, जैसे कि कई तरह के यहाँ पे इंडिकेटर हैं। अगर हमें पता लगाना है कि जो है कोई भी सॉफ्ट है ये एसिड है कि बेस है, तो उसके लिए जो है हम लोग कई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जस्ट ये लिटमस पेपर नहीं। देखो ये जो हम लोग लिटमस पेपर यूज़ करते हैं ना, लिटमस पेपर तो एक कैटेगरी है, ऐसे ही जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होते हैं। जैसे कि एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, अगर लिटमस पेपर ये सॉल्यूशन हो गया, अगर ये जो है पर्पल है, ठीक है, नेचुरल अगर ये पर्पल है लिटमस सॉल्यूशन, तो एसिड कब दिखाएगा, अगर रेड में चेंज हो गया तो इसको एसिड बोलोगे, और ब्लू में चेंज हो गया तो बेस बोलोगे। फिर टर्मेरिक सॉल्यूशन होता है, ये भी एक इंडिकेटर है, जो कि येलो कलर में होते हैं, लेकिन अगर इसे एसिडिक में रखोगे तो येलो चेंज हो जाएगा, बेस में रखोगे तो डीप रेड चेंज हो जाएंगे। इस तरीके से जो है एज अ हम लोग नेचुरल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, मतलब हम लोग जो है स्मेल करके, ठीक है, स्मेल करके ये पता लगा सकते हैं कि ये जो है एसिड है कि बेस है। एग्जाम्पल लेते हैं ओनियन का, अगर ओनियन में जो है ऑल फैक्ट्री हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर स्मेल जो है रिटेन हो रहा है, स्मेल आ रहे हैं, तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे इस कैटेगरी में, ठीक है। देखो लिखा है सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल मिक्स विथ एसिड और बेस नोन एज अ ऑल फैक्ट्री।
अगर ये अपना स्मेल को लूज कर दे रहे हैं, लॉस कर दे रहे हैं, तो उस कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ये एक बेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑल फैक्ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंथेसिस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिनोफ्थिलीन हो गया, है ना, मिथिल ऑरेंज हो गया। इस कैटेगरी में क्या होता है कि लेबोरेटरी में क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में क्या है, जो इंडिकेटर हैं उसको यहाँ पे मिक्स कर देते हैं, सिंथेसिस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है ना, फिनोफ्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। क्लियर है। तो रेड और कुछ यहाँ पे इंडिकेटर हैं, जैसे कि रेड लिटमस हो गया, जो कि ओरिजिनल रेड होते हैं, एसिड में नहीं चेंज होगा लेकिन बेस में ब्लू चेंज हो जाएंगे। फिर ब्लू लिटमस पेपर आते हैं, जो कि एसिड में रेड में चेंज हो जाएगा, बेस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 बाय 1 करके कवर करोगे तो ईजी वे में कवर कर लोगे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस हमें यहाँ पे कवर करना है। तो ये तो रहा पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री, जहाँ से पूछे जा सकते थे, क्योंकि हर एक डायमेंशन को हम लोगों ने कवर कर लिए। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहीं पे पूरा PDF हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, हर चीज़ जो है यहाँ पे अपलोड हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।